हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको बीपीएससी 2.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान की 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराएंगे। दोस्तों, आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं मूल्यांकन जरूर करिए कि आज की इस क्लास से सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। दोस्तों, यदि विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछा गया है। कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा, तीसरा है तरंग ऊर्जा और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है आपका समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? पहला है आपका गंठमाला, दूसरा है बेरी और तीसरा ऑप्शन आपका है दृष्टिहीनता और चौथा ऑप्शन है स्कर्वी। आप लोग बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है तृतीयक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र और चौथा है असंगठित क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है वेनेडियम, तीसरा ऑप्शन है निकिल और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वर्णित किया गया था। पहला है 1935, दूसरा ऑप्शन 1947 में और तीसरा ऑप्शन 1920 में और चौथा ऑप्शन है 1937 में। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 1935 में, यानी प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 में वर्णित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 2011 में केरल राज्य की बात कर रहे हैं, तो केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया 1084, दूसरा ऑप्शन है आपका 963, तीसरा है 1058 और चौथा है 943। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? यानी कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस यानी कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 25 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 29 जुलाई। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें इसका जो है पहला ही
चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मीन्स ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन मीन्स डिप्रिसिएशन मीन्स घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? पहला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और चौथा ऑप्शन है निगम कर। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से अवमूल्यन मीन्स घटाने पर प्राप्त राशि को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? पहला ऑप्शन है लाल, हरा और पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, हरा और सफेद, तीसरा ऑप्शन है हरा, सफेद और पीला और चौथा ऑप्शन है नारंगी, सफेद और पीला। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल, हरा और पीला। अगला प्रश्न हमारा मैथ से पूछा गया है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है और यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 11 संख्याओं का जो माध्य है वो 44 × 11 यहाँ पे कर लेंगे। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 494। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, तो 6 संख्याओं का माध्य 39 है तो 6 गुणे यहाँ पे हम 39 कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 234। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया है अंतिम 6, यहाँ पे देखिए अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो यहाँ पे 6 गुणे 48 कर लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो 288 और 234 को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 522। और 522 में से जब हम इसको 494 को घटा देंगे तो हमारा 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा और 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 38। यही हमारी छठवीं संख्या हो जाएगी जैसा कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है। तो इसका आंसर 38 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न भी हमसे मैथ से ही पूछा गया है कि यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में और रोहित अकेले इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चूंकि तीनों लोग मिलकर के इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों लोगों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। रामू का एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। उसी तरीके से रोहित का एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा। तो हम तीनों लोगों के कार्य में से राम और रोहित के एक दिन का कार्य को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो श्याम के एक दिन का कार्य हमारा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 48 हो जाएगा हमारा। 16 × 48, यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/8 माइनस 5/48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 48। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम 48 लेंगे तो 8 × 6 = 48 माइनस ये हो जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 1/48 आ जाएगा। तो ये श्याम के एक दिन का काम है 1/48। तो श्याम पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 48 दिनों में, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तार्किक क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इसके पैटर्न को आपको समझना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। उसी तरीके से ऊपर वाले को जोड़ेंगे 13 × 3 = 16। इसी तरीके से 11 और 18 जोड़ रहे हैं तो 29 आ रहा है। ऊपर भी 22 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 29 ही आएगा। उसी तरीके से 17 और 7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे 14 में क्या जोड़ेंगे? 14 में क्या जोड़ें कि आपका 24 आ जाए? तो 10। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह 10, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें 10 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अगला प्रश्न है 25,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो सबसे पहले यहाँ से हम ब्याज फाइंड आउट करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा a - b।
पी। यहाँ पे जैसा कि प्रश्न में मिश्र धन दिया गया है 31,500 माइनस यहाँ पे मूलधन कितना है 25,000, मूलधन 25,000 माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,500 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपान क्या होता है 100 होता है। इस पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो चूंकि जो हमारा साधारण ब्याज जो आ चुका है 6500 रुपये इक्वल टू मूलधन कितना है 25,000 इंटू दर हमको फाइंड आउट करना है इंटू 4 वर्ष टाइम दिया गया है 4 अपान 100। यहाँ पे देखिए 00 से यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 से यहाँ पे 10 ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 से कैंसिल कर देंगे 5 जा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। फिर जब हम 4 से 130 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5%। जैसा कि ऑप्शन में आपको दिया गया पहला ही ऑप्शन है 6.5% सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किस रूप में जाना जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप नाभिकीय संलयन अवक्रिया का उदाहरण है? पहला नाभिकीय बम, दूसरा नाभिकीय शक्ति उत्पादन, तीसरा हाइड्रोजन बम और चौथा नाभिकीय एवं हाइड्रोजन बम दोनों। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अवक्रिया का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है पूछा गया है। इसमें से कौन सा जो है बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? सूर्य, धनुष, अग्नि, पृथ्वी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा धनुष। धनुष आपका एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ जीने का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? पहला 1906, दूसरा आपका 1907, तीसरा ऑप्शन है 1948 में और चौथा ऑप्शन है 1915 में। तो पूछा गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? पूछा गया है मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार और तीसरा आपका है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी? पहला ऑप्शन है इलंगो अडिगल, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इलंगो अडिगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है, कब से कब तक चलाया गया था? पहला ऑप्शन है 1930 से 1935 तक, दूसरा ऑप्शन 1915 से 1919 तक और तीसरा ऑप्शन 1920 से 1922 तक और चौथा 1918 से 1920 तक। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1920 से 1922 तक चलाया गया था असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान से पूछा गया है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला छायापथ, दूसरा ऑप्शन है भू
आव, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, चौथा ऑप्शन है उल्का पिंड। तो 24 का कौन सा, चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्का पिंड। मेट्रॉइड्स इनको कहा जाता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कीट प्राणी इंसेक्ट्स किसके द्वारा सांस लेते हैं? जो कीट प्राणी, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा, फेफड़ा, चमड़ी और गलफड़ा। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चमड़ी के द्वारा वो सांस लेते हैं। छोटे छोटे जो क्रिएचर्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपके चमड़ी के द्वारा सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शब्द मानसून को खाली स्थान शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम है। ये किससे लिया गया? लैटिन भाषा से, संस्कृत से, फ्रेंच से या अरबी से? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अरबी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का, कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? पहला ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान और चौथा है मृदा भूगोल। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो 28 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमारा है 29 नंबर का प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि एक आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो ये पूछा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है, ये पूछा गया है। और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करता है। तो कितना प्रतिशत वोट अनिवार्य है? जैसा कि ऑप्शन में दिया गया 9%, दूसरा ऑप्शन है 6% और तीसरा ऑप्शन है 8% और चौथा ऑप्शन है 7%, मतलब 7%। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6% हिस्सा प्राप्त करते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन 30 है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? पूछा गया इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। पहला है लाइन पॉइंट 1, दूसरा है लैंगेरियन पॉइंट 1, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लैंगेरियन पॉइंट 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर का, कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? इस दिन राष्ट्रगान को चयन हेतु नेताओं द्वारा आपसी विचार विमर्श किया गया था। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया कि कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S
में लगाया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन आपका देखिए सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1903 में, 1905 में, 1904 में या 1907 में? तो 1904 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न भी मैथ से ही पूछा गया है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 1,500 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 रुपए के छमाही लाभ में बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा? तो तीनों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे देखेंगे ए जो है 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20,000 इंटू कितना 6। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 16,000 रुपए इंटू 6। सी 3 महीने बाद आए हैं, तो 15,000 रुपए इन्वेस्ट इन्होंने किया, इंटू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 छक्का 120, 16 छक्का 96 और 15 तिया यहाँ पे हो जाएगा 45 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 40 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 से कैंसिल करेंगे 15। तो हमसे बी का पूछा गया है, तो बी जो है, बी का यहाँ पे 32 है, तो 32 टोटल कितने में? 87। सबको ऐड कर देंगे, 87 इंटू कितने रुपीज है? 4,350 है। जब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,600 रुपये। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 1,600 रुपये आपका आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथ्स का ही है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इसका आप आंसर बता सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2 कुर्सियां और 1 मेज का मूल्य 880 रुपए है और जबकि 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 980 रुपए है। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोग इसको भी सॉल्व करिएगा। जैसे दिया है यहाँ पे 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य 880 रुपए है, प्रत्येक का मूल्य पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए 1 कुर्सी x रुपए की है और एक टेबल आपका y रुपए का है। तो जब आपके इसका समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 880 रुपए। क्यों? क्योंकि 2 कुर्सी और 1 मेज कितने रुपए मिल रहा है? 880 रुपए में। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया है 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 980 रुपए है। तो 1 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य 980 रुपए है। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए आरेख 4 आकृतियां A, B और CD का संयोजन है। आकृति A चाय पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति A टी के लिए है, मीन्स चाय पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति B कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति B कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति C दूध पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। C जो है मिल्क, दूध पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। आकृति D कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। पूछा गया कितने लोग कॉफी या दूध नहीं पीते हैं। तो कॉफी वाला जो कॉलम में B है, सर्कल है, और जो मिल्क वाला जो सर्कल है वो आपका C है। तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी या दूध नहीं पीते हैं? तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 7 ये हो गया, 7 लोग ये हो गए, उसके बाद ये 7 3 10 लोग, मात्र 10 लोग ही ऐसे हैं जो कॉफी या दूध नहीं पीते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए बी वाले ऑप्शन में कॉफी है और बी वाला जो सर्कल है वृत्त जो है कॉफी के लिए है और सी वाला मिल्क के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ही अगर आप पूरा कवर करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ सभी लोग कोई ना कोई कॉफी और कोई ना कोई मिल्क आपको मिल जाएगा यहाँ पे पीता हुआ। तो सिर्फ आपका यहाँ पे 7 और ये 3 10 यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा 3 ही लोग हैं ऐसे हैं जो कॉफी या दूध नहीं पीते हैं।
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ये भी मैथ से ही रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है 100 मीटर, दूसरा है 150 मीटर, तीसरा है 200 मीटर और चौथा है 50 मीटर। तो ये प्रश्न भी दोस्तों आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही